नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहले चरण की 43 सीटों के लिए 804 नामांकन दाखिल। सर्वाधिक 32 उम्मीदवारों ने जमशेदपुर पूर्वी में ठोकी ताल। पहले चरण के चुनाव में झारखंड विधानसभा के 43 सीटों पर होने वाले 13 नवंबर को मतदान के लिए नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पर्चा भरा है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण के मतदान के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक 804 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के अंतिम दिन 25 अक्टूबर को 371 लोगों ने पर्चा भरा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 30 नवंबर को निर्धारित है। उसके बाद ही अंतिम रूप से चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की जानकारी मिल सकेगी। पहले चरण के मतदान के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में भरे गए नामांकन में सबसे अधिक संख्या जमशेदपुर पूर्वी में रहा। जयराम महतो बेरमो से भी लड़ेंगे चुनाव। 7वीं लिस्ट में जेएलकेएम के 10 उम्मीदवारों का ऐलान। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। यह सीट इसलिए हॉट हो गई है क्योंकि एक और कांग्रेस से सीट पर दिग्गज माने जाने वाले जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह है। वहीं दूसरी ओर इस सीट से भाजपा से रविंद्र पांडे चुनावी मैदान में है। जयराम इसके पूर्व डुमरी से भी नामांकन कर चुके हैं। रांची सीट में प्रत्याशी बदल गया है। पूर्व में प्रेम नायक को दिया गया था, अब उनकी जगह राजकिशोर महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। जेएलकेएम द्वारा अब तक 74 सीटों पर प्रत्याशी दिए गए हैं। तूफान दाना ने बदला झारखंड का मौसम, तेजी से गिरा तापमान, कब मिलेगी राहत? दाना तूफान का असर देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के कई राज्यों के साथ ही झारखंड पर भी हुआ है। इस तूफान के कारण झारखंड का मौसम बदल गया है। तेज हवा और बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से नीचे गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान दाना का असर लगभग सभी जिलों में दिखा। कई जिलों में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। वहीं आज भी कई जिलों में सुबह से बूंदाबांदी बारिश हो रही है। इससे रांची समेत विभिन्न जिलों के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 5 डिग्री कम है। झारखंड में सबसे ज्यादा प्रभाव कोल्हान के जिलों में दिखा, जहां तेज हवा के साथ शुक्रवार की शाम में झमाझम बारिश हुई। ओडिशा की बात करें तो यहां दाना ने बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। शुक्रवार को विमान और रेल परिचालन फिर से शुरू हो गया। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के साथ साथ बंगाल में भारी बारिश हुई। ओडिशा में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। दाना के कारण कोल्हान में बारिश के साथ हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के तट से टकराकर चक्रवाती तूफान दाना अब कमजोर हो गया है। इसके प्रभाव से कोल्हान, रांची और आसपास के जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। वहीं आज से चक्रवाती तूफान का असर कम होगा। तूफान का असर सड़क और रेल परिवहन पर भी पड़ा है। ओवैसी की पार्टी लड़ेगी झारखंड में विधानसभा चुनाव। 7 सीटों पर एआईएमआईएम ने उतारे उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ चुकी है। यहां 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा। इसे लेकर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ये सीटें पाकुड़, महागमा, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, बड़कागांव, चतरा और गढ़वा है। वहीं माना जा रहा है कि एएमआईएम दूसरे चरण की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बता दें कि इन 7 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 22 से 38% तक है। लेकिन प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान एआईएमआईएम की ओर ज्यादा नहीं रहा है। फिर भी ओवैसी को उम्मीद है कि चुनाव में उन्हें अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। इस कारण फिर एक बार पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अबुआ आवास निर्माण के लिए पैसे की कमी नहीं, दिए गए 1000 करोड़। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए इस साल पैसे की कमी नहीं होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आचार संहिता लगाने के पहले ही आवंटित कर दी थी। दूसरी तीसरी किस्त के लिए यह राशि दी गई थी। हालांकि इस वित्तीय वर्ष 4800 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है, जिसे मार्च 2025 तक व्यय करना है। बता दें कि 2023-24 में 2 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। वहीं 2024-25 के लिए 4.50 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है। अबुआ आवास योजना से
3 कमरों का आवास बनाया जाना है। लाभुकों को 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जो आवास स्वीकृत हो गए हैं उसके निर्माण के लिए लक्ष्य तय किया गया है। पहली किस्त में 550 करोड़ से अधिक राशि दी गई थी। उद्घाटन के 21 दिन बाद ही धंसी झारखंड की पहली 8 लेन सड़क। नर्सिंग की छात्रा का गिरने से हाथ पैर टूटा। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क उद्घाटन के 21 दिनों के बाद ही धंस गई। यह सड़क 461.90 करोड़ की लागत से बनी थी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 अक्टूबर को ऑनलाइन किया था। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे झारखंड मोड़ से तेतुलमारी की ओर जाने वाले धारजोड़ी बस्ती के पास सर्विस लेन की सड़क धंस गई। यहाँ पर 8 से 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा गड्ढा बन गया है। घटना के बाद ना तो यहाँ कोई बैरिकेडिंग की गई है और ना ही सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग न होने के कारण असरफी अस्पताल से लौट रही नर्सिंग की 3 छात्राएं गड्ढे में गिर गई। इससे एक छात्रा का हाथ और पैर टूट गया। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस सड़क के एक हिस्से में धंसने की घटना हो चुकी है। वहीं के डीडीएम संजय कुमार ने कहा कि सर्विस लेन में 2 मीटर जगह छोड़ी गई थी। यहाँ राइजिंग पाइप बिछाई गई थी। इस पाइप में लीक हो गई। इससे मिट्टी का कटाव हुआ और सड़क धंस गई। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड का भविष्य खतरे में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का भविष्य खतरे में है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उठो साथियों, उठो भाइयों, परिवर्तन करना होगा। रोटी बेटी माटी खातिर अब हमको लड़ना होगा। बाबूलाल ने आगे लिखा कि झारखंड के युवा और छात्र कभी पेपर लीक तो कभी 5 साल में एक भी परीक्षा के सफल आयोजन न कराए जाने का कड़वा घूंट हर रोज पीने को विवश है। इसके बाद भी जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने हर साल जेपीएससी की परीक्षा के आयोजन का वादा किया था, परंतु वादा पूरा करने के बजाय सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। नौकरी में पैरवी एवं घूस देने वालों भर का चयन होने से झारखंड के युवाओं का मनोबल टूट रहा है। इसके बाद भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली हेमंत सरकार सिर्फ झूठ बोलकर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। नीमडीह में NH-32 पर पहुंचा दंतैल हाथी, दहशत। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 32 पर नीमडीह थाना क्षेत्र के कुशपुतुल सिरका में आज सुबह करीब 5 बजे एक दंतैल जंगली हाथी सड़क पर कुछ देर तक घूमता रहा। सड़क पर विचरण करने के बाद सड़क किनारे कुछ दूरी पर डेरा डाल दिया। NH पर जंगली हाथी पहुंचने की खबर पाकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हाथी को भगाने का प्रयास किया। वहीं उक्त सड़क पर आवागमन करने वालों में हाथी को लेकर भय का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि उक्त दंतैल जंगली हाथी लंबे समय से झुंड से अलग होकर अकेले इसी क्षेत्र में घूम रहा है। आसपास के दर्जनों गांवों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक से दूसरे गांव पर भ्रमण करते रहता है। इस दौरान उक्त हाथी खेत खलिहानों में अनाज को निवाला बनाता है। धान की फसल तैयार होने के बाद इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड अधिक संख्या में पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सारंडा और पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ से भी जंगली हाथियों का झुंड पहुंचता है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से आम जीवन खासे परेशान है। देवेंद्र नाथ महतो ने किया प्रति नॉमिनेशन फाइल। 28 अक्टूबर को नामांकन पूरा करने के बाद निकाला जाएगा जुलूस। राज्य में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज है। यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण की नामांकन की तिथि शुक्रवार को समाप्त हो गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से शुक्रवार को एक प्रति नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। देवेंद्र नाथ महतो 28 अक्टूबर को अपने नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूर्ण संपन्न करेंगे। 28 अक्टूबर को विधिवत तरीके से अन्य 3 प्रति नॉमिनेशन फाइल कर प्रक्रिया को पूर्ण संपन्न किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के संगठन चुनाव प्रभारी कृष्णा महतो ने कहा कि संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी सहित हजारों भारी समर्थकों के साथ नामांकन जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। नामांकन रैली का रूट जारी करते हुए बताया कि राहे, सोनाहतू और सिल्ली प्रखंड के सभी लोग टुटकी मैदान सिल्ली में एकत्रित होंगे। वहीं एक संपूर्ण राज्य से आने वाले संगठन कार्यकर्ता व जनसाधारण का जुटान EEF मैदान टाटी सिल्वे में होगा। इसके बाद सभी का एक साथ मोरहाबादी मैदान में जुटन होगा। इसके बाद वहां से पदयात्रा करते हुए समाहरणालय भवन रांची पहुंचेंगे। सिल्ली प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो के अधिवक्ता सृष्टि रंजन ने बताया कि 28 अक्टूबर को 3 प्रति नॉमिनेशन विधिवत तरीके से दर्ज करते हुए जनता के समक्ष संपन्न किया जाएगा। झारखंड में 10 दिनों तक रद्द रहेगा 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन।
झारखंड में दिवाली के अवसर पर ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। यहां टाटानगर से 10 दिनों तक 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। इसे लेकर रेलवे ने बताया कि इस दौरान थर्ड लाइन के लिए तैयार नए आरआरआई में ट्रेन परिचालन सिस्टम अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही सिग्नल पोस्ट पैनल और नए पॉइंट के साथ कई अन्य यंत्र भी लगाए जाएंगे। बता दें कि टाटानगर में लाइन ब्लॉक का दिन फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन चक्रधरपुर मंडल के अधिकारी थर्ड लाइन शुरू कराने में जुट गए हैं। यहाँ जोन से टाटानगर से आदित्यपुर और सलगाजुरी के बीच थर्ड लाइन का काम जल्द खत्म करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जोसलाई के से आदित्यपुर तक थर्ड लाइन बनकर तैयार है। यहाँ टाटानगर स्टेशन आउटर को यार्ड की 7 नंबर लाइन से जोड़ने का काम जारी है, जबकि सलगाजुरी में थर्ड लाइन को ट्रायल का इंतजार है। इसी कारण परिचालन और इंजीनियरिंग विभाग में लाइन ब्लॉक के दौरान टाटानगर की कई लोकल ट्रेनों के साथ एक्सप्रेस ट्रेनों को आदित्यपुर से चलाने की योजना है, ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। कांग्रेस प्रत्याशी पर टूटा दुखों का पहाड़, नम आंखों से सुरेश बैठा ने भरा पर्चा, फिर मां को दी विदाई। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन था। जिन उम्मीदवारों ने 24 तारीख तक नामांकन नहीं किया था, उन्होंने शुक्रवार को अपना नामांकन किया। कांके विधानसभा सीट के लिए भी नामांकन की अंतिम तारीख कल ही थी। इसी बीच एक तस्वीर ऐसी निकल कर आई जिसने सबकी आंखें नम कर दी। दरअसल कांग्रेस ने कांके से सुरेश बैठा को उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम की घोषणा 24 अक्टूबर की रात को हुई है, इसलिए उन्हें शुक्रवार को हर हाल में नामांकन करना ही था। इस बीच उनके साथ एक घटना घट गई। दरअसल उनकी बीमार मां का निधन हो गया। ऐसे में आंखों में आंसू लिए और भरे दिल से सुरेश बैठा अपनी मां के पार्थिव शरीर को छोड़ शुक्रवार को रांची समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने नम आंखों से नामांकन किया। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों से बिना विधायक बने अपने क्षेत्र की जनता का साथ दिया है। आज विपदा की इस घड़ी में भी लोकतंत्र के लिए अपना जरूरी फर्ज निभाया है। अब यहां से घर जाकर एक पुत्र का फर्ज निभाना है, मां का अंतिम संस्कार करना है। महिला ने 2 मासूम बच्चों को अलग अलग कुएं में फेंका। कहा पति दूसरी शादी कर बेंगलुरु चला गया, बेटों को पालने में दिक्कत हो रही थी। झारखंड के गुमला में एक महिला ने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया। महिला का कहना है कि उसका पति दूसरी औरत को लेकर बेंगलुरु चला गया, इस वजह से उसने घटना को अंजाम दिया। 5 माह के मासूम बच्चे आशीष उरांव का शव बरामद कर लिया गया है। 2.5 साल के नीतीश उरांव की तलाश की जा रही है। घटना शुक्रवार की रात कोटा माटी गाँव की है। आसपास के लोगों ने जब दोनों को बच्चों को नहीं देखा तो महिला से पूछताछ की। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुलेखा देवी को अरेस्ट कर लिया। महिला ने पुलिस को बताया कि मेरे पति का नाम संजय उरांव है, वो खरका गांव का रहने वाला है। हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मगर पति संजय हमेशा उसके साथ मारपीट करता था। महिला ने बताया कि उसका पति घर चलाने और बच्चों के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं देता था। बच्चों के भविष्य को लेकर भी मैं चिंतित थी। 1 सप्ताह पहले पति दूसरी महिला को पत्नी बनाकर बेंगलुरु कमाने के लिए चला गया। मैं कर्मा त्योहार मनाने के लिए दोनों बच्चों को लेकर नानी घर सरांगू गई थी। पति की हरकत से गुस्से में थी, इसलिए गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर कोटा माटी गांव के 2 अलग अलग कुएं में दोनों मासूम बच्चों को फेंक दिया। चक्रवाती तूफान दाना का जमशेदपुर पर असर, आज भी चल रही हवाएं, बारिश भी हो रही, जनजीवन अस्त व्यस्त। चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव जमशेदपुर में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुआ यह तूफान शनिवार को भी जारी है, जिससे तेज चक्रवाती हवाएं चल रही है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले में तेज हवाओं के कारण कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई है, जिससे कई कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जमशेदपुर के सटे इलाकों में स्थिति अधिक गंभीर है, जहां भारी बारिश और हवाओं ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से आवागमन अवरुद्ध हो गया। घने कोहरे ने हालात को और भी कठिन बना दिया है, जिससे दिन में भी अंधेरा छा गया है और वाहन चालक लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। वहीं गैर कंपनी इलाकों में बिजली विभाग ने तेज हवाओं के चलते बिजली आपूर्ति बंद कर दी। दाना तूफान का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। कई ट्रेनों का परिचालन निर्धारित समय पर नहीं हो पा रहा है और भुवनेश्वर तथा पुरी से झारखंड आने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यह स्थिति यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अब तक ट्रांसपोर्ट नगर में भारी वाहनों का ठहराव नहीं, जुटको ने संचालन की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी। झारखंड के पहले ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनकर तैयार हो गया है। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है, पर इस पर अभी तक ट्रकों व भारी माल वाहक वाहनों का ठहराव शुरू नहीं हो पाया है। ट्रांसपोर्ट नगर के संचालन के लिए किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। जुटको के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से ट्रांसपोर्ट नगर संचालन के लिए बिड नहीं निकाला जा सका है। चुनाव के बाद ही अब
इस पर आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि चुनाव आचार संहिता नवंबर अंत में समाप्त होगी। इसके बाद ही जुडको पीपीपी मोड पर ट्रांसपोर्ट नगर संचालन के लिए बीड आमंत्रित करेगा। इसमें संचालन, सुरक्षा, मनोरंजन, कैंटीन इत्यादि चलाने के लिए निविदा जारी की जाएगी। सारा कुछ फाइनल करने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में इस साल पर इस ट्रक पर ट्रकों का ठहराव होना मुश्किल होगा। ट्रांसपोर्ट नगर में 400 से अधिक वाहनों के पड़ाव की व्यवस्था की गई है। एसएमएस को लेकर हुए विवाद में पीट कर ली लड़की की जान, आरोपी फरार। जानिए कहां का है मामला। झारखंड के देवघर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां देवीपुर थाना क्षेत्र के लंबा गांव में शुक्रवार सुबह एक 14 वर्षीय नाबालिग गुड़िया कुमारी की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर खेतों में काम कर रहे लड़की के माता पिता आनन फानन में घर पहुंचे। घर में बेटी को बेहोश पाकर माता पिता उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने गुड़िया को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतका के पिता ने पुलिस को आवेदन देकर गाँव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि घटना की जानकारी देते हुए बेटी के पिता ने बताया कि गुड़िया की हत्या के पीछे की वजह मोबाइल पर मैसेज भेजने को लेकर हुआ विवाद है। गुड़िया ने एक दिन पहले गांव के ही एक युवक के मोबाइल पर एसएमएस भेजा था। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। तभी युवक के परिवार वालों ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। दूसरे दिन जब लड़की के माता पिता खेत में काम करने गए थे, तब वह घर पर अकेली थी। तब आरोपियों ने बेटी को घर में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के बेटे के साथ लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी जानकारी युवक के घर में हुई तो दोनों पक्षों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। फिर घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मौके पर पहुंचे देवीपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्णा ने लोगों से पूछताछ की और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन तीनों आरोपी घर से फरार है। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रविंद्र राय। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र राय को झारखंड भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविंद्र राय पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें चल रही थी कि रविंद्र राय झामुमो में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में खुद रविंद्र राय ने इसका खंडन किया था। अभी हाल ही में रविंद्र राय को मनाने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनके आवास पहुंचे थे। डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा तिथि जारी। डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। 3 से 5 नवंबर तक ओल्ड और 28 से 30 नवंबर तक नए कोर्स की परीक्षा ली जाएगी। YBN यूनिवर्सिटी राजा उलातू नामकुम परीक्षा केंद्र होगा। बता दें कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं होने के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इधर 15 अक्टूबर को रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बाद प्रक्रिया तेज की गई है। परीक्षा में लगातार हो रही देरी से परेशान होकर छात्र छात्राएं लगातार आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल सिम सहित नगद राशि बरामद। जामताड़ा साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी ने साइबर क्राइम थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। एसडीपीओ ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि करमाटांड थाना क्षेत्र के सामुक पोखर, सीताकांटा और घोषवाद में कुछ साइबर अपराधी साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एसपी के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर बिहारी मरांडी एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए करमाटांड थाना क्षेत्र के सामू पोखर, सीताकांटा और घोषवाद गांव में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधी दुर्योधन महतो, चांद किशोर सिंह, छोटेलाल दास, मनपूरन दास उर्फ अर्जुन और किस्मत अंसारी को साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 30,000 नगद, 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सभी साइबर अपराधियों के विरुद्ध साइबर क्राइम थाना में मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जामताड़ा जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि माई जियो ऐप से फोन पे में 2,999 का कैशबैक का मैसेज भेजते थे तथा ग्राहक को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। जैसे ही एक्सेप्ट करता था वैसे ही साइबर अपराधियों के अकाउंट में पैसे आ जाते थे। वहीं क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद होने की बात बताकर एवं लोगों को झांसा में लाकर मोबाइल में स्क्रीन शेयर ऐप जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर डाउनलोड करवा कर क्रेडिट डेबिट कार्ड सभी तरह का गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी करता था। बताया कि साइबर अपराधियों का कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में था। सिल्ली और टुंडी में एक ही दिन मतदान, उलझन में सुदेश महतो, इसलिए अटका है मामला।
दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। 3 से 4 दिन रह गए हैं, लेकिन भाजपा और आजसू के बीच टुंडी सीट का विवाद नहीं सुलझा है। दरअसल इस सीट से सुदेश महतो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए मामला उलझा हुआ है। सुदेश महतो भी उधेड़-बुन में हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, टुंडी से लड़े या ना लड़े। सिल्ली और टुंडी में 22 नवंबर को मतदान होना है। दोनों सीट पर एक ही दिन मतदान होने के कारण सुदेश महतो उलझ गए हैं। आखिर वह एक साथ दोनों जगहों पर कैसे प्रचार करेंगे, कहां दौड़ेंगे, कहां रहेंगे? समय भी बहुत कम रह गया है, इसलिए वह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। टुंडी के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण की जानकारी वह विभिन्न स्रोतों से ले रहे हैं, कई स्तरों पर रायशुमारी करा रहे हैं। उनके कुछ निकट के रिश्तेदार भी पिछले कुछ दिनों से टुंडी के इलाकों में घूम रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि सुदेश महतो यहां से चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा। यानी हर तरफ से फीडबैक लिया जा रहा है। भाजपा के दावेदारों से भी सुदेश महतो की लगातार बातचीत चल रही है, उनसे भी वह समर्थन मांग रहे हैं। फीडबैक सही मिलने के बाद ही वह निर्णय लेंगे। समाजसेवी निरंजन राय ने धनवार से की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। 3 राजनीतिक दलों के बड़े और कद्दावर प्रत्याशियों के बीच निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा समाजसेवी निरंजन राय ने की है। वह पहली बार चुनाव मैदान में है। यहां से बाबूलाल मरांडी, भाकपा माले के राजकुमार यादव और जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। वह 28 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। प्रैक्टिकल 1 जनवरी से अंक निर्धारण सूची जारी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से शुरू होगी। सीबीएसई ने डेटशीट जारी करते हुए स्कूलों को तैयारी पूरी रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि स्कूलों पर निर्भर करेगा कि वे 15 फरवरी तक चलने वाले प्रैक्टिकल परीक्षा अपने हिसाब से तय समय पर पूरा करा ले। बोर्ड ने स्कूलों को लैब की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, आंतरिक अंक मूल्यांकन संबंधी सूची बोर्ड ने जारी कर दी है। मालूम हो कि 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन होता है, जबकि 12वीं में विज्ञान व कुछ विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। इसके लिए बोर्ड की ओर से पर्यवेक्षक भी भेजे जाते हैं और अंक मूल्यांकन सूची के अनुसार 12वीं में अंग्रेजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, गणित, बिजनेस स्टडीज व अकाउंटेंसी में 80 अंक की थ्योरी परीक्षा होगी और 20 अंक का मूल्यांकन होगा। विश्रामपुर का बदला राजद ने छतरपुर से लिया, कांग्रेस के खिलाफ उतारा प्रत्याशी। राजद के साथ कांग्रेस की तकरार बढ़ी है। कांग्रेस ने गुरुवार को 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, उसमें राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था। कांग्रेस ने विश्रामपुर से सुधीर कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। विश्रामपुर का बदला राजद ने छतरपुर से लिया है। शुक्रवार को राजद ने छतरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतार दिया है। राजद प्रत्याशी विजय राम ने नामांकन भी कर लिया। इधर कांग्रेस नेता एम तौसीफ ने हुसैनाबाद से नामांकन कर दिया है, जबकि पार्टी ने उन्हें सिंबल नहीं दिया है। गठबंधन में यह सीट राजद के कोटे में गई है। इस सीट से राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उधर पलामू में कांग्रेस और राजद के बीच लगातार किचकिच बढ़ रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति भाकपा माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से वाली सीटों पर भी पैदा हुई है। धनवार सीट पर भाकपा माले ने राजकुमार यादव को टिकट दिया है, जबकि मोर्चा ने यहां से निजामुद्दीन अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। दोनों नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। कोडरमा से राजद उम्मीदवार सुभाष यादव का रद्द होगा नामांकन, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राजद उम्मीदवार सुभाष यादव ने कोडरमा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया था। इसके लिए जेल में बंद सुभाष यादव ने कोर्ट से पेरोल लिया था, लेकिन अब इस मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। कोडरमा विधानसभा सीट पर राजद उम्मीदवार सुभाष यादव ने कोडरमा में निर्वाची पदाधिकारी रिया सिंह के समक्ष 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था। उन्हें 22 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट से नामांकन दाखिल करने के लिए पेरोल मिला था। अब इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि सुभाष यादव ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। यही नहीं, कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर उनके नामांकन को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। सुभाष यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे नामांकन से पहले अपने आवास पर गए थे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसके अलावा नामांकन के बाद वे इंदरवा में आयोजित एक जनसभा में भी शामिल हुए थे। जनसभा को बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया था। सुभाष यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पेरोल सिर्फ नामांकन के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और जनसभा में भी शामिल हुए। ऐसे में उनका नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।